जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहूजा लॉ एकेडमी। आज की जो एक क्लास है, एक डेमो क्लास होने वाली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लैट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, उन्हें डर लगता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। उन्हें लगता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत बोरिंग, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। आप सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आएगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर जाते हैं पर हमें पता ही नहीं लगता। क्यों पता नहीं लगता? क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हैं या फिर किसी ना किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होते हैं। जब हम कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमें तुरंत पता लग जाता है, हम तुरंत अटेंटिव हो जाते हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि अगर आप क्लेट के एग्जाम के अंदर टॉप कर जाते हैं या फिर टॉप 10 रैंक लेकर आते हैं तो आपको कार दिलाई जाएगी या फिर आपको बाइक दिलाई जाएगी या फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रिप पे लेके जाया जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत कर कर आप एग्जाम क्रैक भी कर लेते हैं और वो रैंक हासिल भी कर लेते हैं जो डिमांड आपके पेरेंट्स ने आपसे की थी। यानी आपके पेरेंट्स ने आपको एक ऑफर दिया था और आपने उसको एक्सेप्ट किया और उस ऑफर को आपने परफॉर्म कर दिया। लेकिन जब बारी आती है कार दिलाने की या बाइक दिलाने की तो अक्सर पेरेंट्स मना कर देते हैं, अक्सर पेरेंट्स उस बात को अवॉइड कर देते हैं। तो क्या आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं? क्या आप उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं? इस सिचुएशन के अंदर आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, यानी वहां पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगैलिटी नहीं होती है। इसी वजह से आपके पेरेंट्स का उनके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता है। अगर वहीं आपके पेरेंट्स आपके साथ किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर जाते हैं तो वहां पर आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या आ जाता है? लीगल ऑब्लिगेशन। अब देख लीजिए, आप अगर बाहर निकलते हैं, सुबह जब आप जगते हैं और फिर आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं आप बहुत सारी परचेजिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं परचेजिंग करते हैं और किसी ना किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं पर आपको पता नहीं चलता है। आपको पता कब चलता है? जब आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर आपके साथ कोई बेईमानी कर जाता है, उस वक्त आप ध्यान देते हैं कि ये मेरा एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था। सपोज कीजिए आपने एक एसी खरीदा, आप एक शॉप पे गए, वहां से आपने एसी परचेज किया। अब जैसे ही आप एसी परचेज करते हैं वहां पर आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। अगर वहां पर उस एसी का कोई वारंटी पीरियड होता है, उस दौरान अगर वो खराब हो जाता है और आप कांटेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को कि आपका एसी खराब हो चुका है, आप इसको रिपेयर कीजिए या फिर उसको चेंज कीजिए। अब अगर कंपनी वहां पर मना कर देती है कि हम आपका एसी रिपेयर नहीं करेंगे, ना ही उसको चेंज करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप उनके अगेंस्ट एक लीगल सूट फाइल करेंगे। लेकिन अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, उसमें मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स ने आपको बाइक नहीं दिलाई, ना ही आपको कार दिलाई। इस सिचुएशन में क्या आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और यहां पर क्या हो रहा है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सीखें तो हमारी डेली लाइफ में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमें कोई भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। हम बहुत आसान तरीके से हर किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं और एक लीगल एक्शन लेने से आसपास के लोगों में भी लीगल अवेयरनेस बहुत अच्छे से आती है। तो ध्यान से पढ़ते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ को। क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ? क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का? बहुत जीरो से बहुत बेसिक्स इसको समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अगर हम समझें तो सबसे पहले क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर सबसे पहले आता है एक ऑफर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजल ऑल्सो। ठीक। अब कोई भी पर्सन किसी को कोई भी ऑफर दे सकता है। मान लीजिए ए पर्सन है। कौन है? ए पर्सन है। ए ने बी से कहा कि भैया आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। यानी ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार को सेल करना चाहता हूं 5 लाख रुपीज में। ठीक। अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में होता है, जिस किसी को भी अपनी कार को सेल करना है या फिर किसी को परचेज करना है तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन होता रहता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां ए बी से कह रहा है कि मेरे को अपनी कार सेल करनी है 5 लाख रुपीज में। यानी ए बी को क्या दे रहा है? ए बी को एक ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है?
ऑफर। अब यहां पर ए ने बी को ऑफर दिया कार सेल करने के लिए। अब जो ए होगा जो ऑफर देता है उसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में ऑफरर, यानी जिसने ऑफर दिया। यहां ऑफर किसने दिया? ए ने ऑफर दिया। तो जो ऑफर देता है उसको हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको हम कहेंगे ऑफरी। यानी यहां पर बी को क्या कहेंगे? हम ऑफरी कहेंगे। यानी ए को हमने कहा ऑफरर, बी को हमने क्या कहा? ऑफरी। द सेम वे अगर ए बी को ऑफर दे रहा है, यानी क्या ऑफर दे रहा है? कार सेल करने के लिए। कॉस्ट क्या बताई? 5 लाख रुपीज। अब बी के पास क्या ऑप्शंस है? बी या तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा या उस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। यानी या तो कहेगा कि ठीक है मेरे को ये कार परचेज करनी है, तो उस ऑफर को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर उस ऑफर को बी क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, या फिर बी क्या करेगा? यहां पर बार्गेन करेगा, यानी उसको एक काउंटर ऑफर देगा। क्या काउंटर ऑफर दे सकता है बी? बी कहेगा आई वॉन्ट टू परचेज योर कार बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। यानी मैं कार तो खरीद लूंगा बट 5 लाख रुपीज में नहीं, मैं इस कार को 4 लाख रुपीज में खरीद लूंगा। तो यहां पर बी के पास कितने ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं? बी के पास यहां पर 3 ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं। कौन कौन से वो 3 ऑप्शंस बी के पास निकल कर आ रहे हैं? देखिए, सबसे नंबर 1, सबसे पहला कौन सा है? उस ऑफर को वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दे सकता है। दूसरा, उस ऑफर को वो रिजेक्ट कर सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है? यहां पर वो काउंटर ऑफर दे सकता है। क्या दे सकता है? काउंटर ऑफर। जो हम डेली लाइफ में बार्गेनिंग करते हैं ना, कहीं पर भी जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए, तो हम कहते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स परचेज करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो हम बार्गेनिंग करते हैं उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। बट यहां तीनों स्टेजेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, इट मींस दैट कि आपके ऊपर क्या आ गया? एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया। अब आपको उस ऑफर को परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे परफॉर्म करेंगे आप? आप ए को देंगे 5 लाख रुपीज और ए को क्या देना होगा? कार। यानी यहां पर दोनों पार्टीज के ऊपर क्या आ रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। और पार्टीज कितनी है? 2। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप किसी को ऑफर या प्रपोजल कर रहे हैं और उसके बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। यानी मिनिमम 2 पार्टीज होना नेसेसरी है फॉर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी 2 पार्टीज का होना नेसेसरी है। यहां पर 2 पार्टीज कौन है? ए है, बी है। ए ने बी को ऑफर दिया, या तो बी उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट। अब सेकंड जो स्टेज आती है वो क्या है? रिजेक्ट। यानी बी उस ऑफर को कंप्लीटली रिजेक्ट भी कर सकता है। बी कहेगा कि आई डू नॉट वांट टू परचेज योर कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज। यानी बी कंप्लीटली उस ऑफर को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। थर्ड ऑप्शन बी के पास क्या है? काउंटर ऑफर। यानी वो उससे बार्गेन कर सकता है। बट जैसे ही बी काउंटर ऑफर देगा, यहां सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज आता है सिचुएशन में? जैसे ही बी ने ए को काउंटर ऑफर दिया, अब यहां पर जो ए ने ऑफर किया था वो ऑफर एंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि बी ने एक नया ऑफर क्रिएट कर दिया। कौन सा ऑफर? बी ने काउंटर ऑफर क्रिएट कर दिया। बी ने कहा आई वॉन्ट टू परचेज योर कार बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज बट एट द कॉस्ट ऑफ 4 लाख रुपीज। यानी बी ने एक नया ऑफर दे दिया। किसको? ए को। पहले ऑफर कौन कर रहा था? ए बी को ऑफर कर रहा था। अब बी ने कहा तुम्हारा ऑफर मैं रिजेक्ट करता हूं और मैं नया ऑफर देता हूं तुम्हें। कितना? 4 लाख रुपीज का। तो अब इस सिचुएशन में जैसे ही काउंटर ऑफर आता है, तो यहां पर जो बी है वो बन जाता है ऑफरर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो पर्सन ऑफर करेगा उसको हम लीगल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ऑफरर। तो यहां पर बी को हम कहेंगे ऑफरर और ए बन जाएगा काउंटर ऑफर के सिचुएशन में ऑफरी। यानी आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो पर्सन ऑफर करता है उसको हम कहते हैं ऑफरर, जिसको ऑफर किया जाता है उसे कहते हैं हम ऑफरी। और जो पर्सन ऑफर करेगा उसके सामने आएंगी 3 सिचुएशन, यानी उसके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। या तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, या वो उसको रिजेक्ट करेगा, या फिर वो काउंटर ऑफर देगा। अब ये ऑफर सिचुएशन जो है, यानी जो सबसे बेसिक, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, वो क्या है?
ऑफर का होना, और वो ऑफर भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑफर। यानी कार क्या है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, यानी एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए। अब जैसे ही लॉफुल ऑफर होता है तो ऑफर के बाद में क्या आता है, ऑफर के बाद में एक्सेप्टेंस आएगी या फिर रिजेक्शन आएगा या फिर काउंटर ऑफर आएगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी जो ए ने बी को ऑफर दिया था, कौन सा ऑफर दिया था, कार को सेल करने का, और एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीस। अब हम मान लेते हैं कि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी बी ने कहा कि ओके आई डू एक्सेप्ट योर ऑफर। अब जैसे ही बी एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, हम किसी भी पर्सन के ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। हम डेली लाइफ के अंदर किसी भी पर्सन से प्रॉमिस करते रहते हैं, बट वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पर हम जब एंटर करते हैं तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, बट यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होगी। यानी अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाता है एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ हम क्या देखेंगे, प्रॉमिस के साथ हम देखेंगे कि यहां पर एक वैलिड कंसिडरेशन है या नहीं है। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है, यानी जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट मींस दैट वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है। कौन सा टर्म, समथिंग फॉर समथिंग, यानी आप मेरे को कुछ दोगे तो मैं रिटर्न में आपको कुछ दूंगा। यहां पर ए बी को क्या दे रहा है, कार, और बी ए को 5 लाख रुपीस, यानी यहां पर जो 5 लाख रुपीस है और ये जो कार है ये क्या होना चाहिए, लॉफुल, यानी प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। अब जैसे ही लॉफुल कंसिडरेशन आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा। ये क्या फॉर्म हो गया, यहां पर एक एग्रीमेंट, यानी ये एक एग्रीमेंट बन चुका है। यहां पर लॉफुल कंसिडरेशन है और प्रॉमिस है, तो ये एक एग्रीमेंट बन चुका है, और एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो ये एग्रीमेंट है अगर ये लॉफुली एनफोर्स है तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब हम ऑफर से शुरू करते हैं कहानी और कॉन्ट्रैक्ट तक उसको लेकर जाते हैं। हमने आसान भाषा में बहुत ही इजी वे में समझा कि कैसे एक ऑफर आता है, कैसे उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, कैसे वो एक एग्रीमेंट बनता है, फिर वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हम क्या चेक करते हो कि जो एग्रीमेंट है वो लॉफुली एनफोर्स है या नहीं है, यानी इन द आइज ऑफ लॉ वो एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ वो एग्रीमेंट सही है या नहीं है। अगर वो इनवैलिड होगा, सही नहीं होगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एक एग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्स किया जा सकता है, यानी वो लॉफुली सही है, वैलिड एग्रीमेंट है, तो ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इट मींस दैट कि हम कह सकते हैं कि all agreement are not contract but all contract are agreement। देखिए मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाता हूं बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको देखें तो देखिए दो सर्किल बनते हैं हमारे सामने। नंबर 1 एक ये सर्किल है, इसके ऊपर ये सर्किल है। अब ये जो सर्किल है बड़ा वाला, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, एग्रीमेंट, ठीक। और ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, जो स्मॉलर सर्किल है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एग्रीमेंट। बट जो एग्रीमेंट है, इतने सारे एग्रीमेंट है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लॉफुली एनफोर्स कराए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम अक्सर न्यूज़पेपर में ये देखते हैं कि किसी ने किसी को मारने की सुपारी ली, राइट। हम देखते हैं कि A2 का कॉन्ट्रैक्ट टू किल B। अब यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, इलीगल ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है। यानी किसी को मारना क्या है, ऑफेंस है। और अगर कोई भी ऑफेंस करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
अनलॉफुल, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके के जो एग्रीमेंट होंगे वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में अगर समझें तो देखिए, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, ऑफर एक्सेप्टेंस। ठीक, अब ऑफर की डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है ऑफर की डेफिनेशन, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं इसको। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, देखिए व्हेन अ पर्सन यानी एक पर्सन, सिग्निफाइज टू अनदर यानी दूसरे पर्सन से कहता है क्या, हिज विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है वो, यानी अपनी इंटेंशन बता रहा है। क्या इंटेंशन बता रहा है? टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए द पर्सन इज सेड टू बी मेक एन ऑफर, यानी जैसे ही ए बी से कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज, तो वो क्या कर रहा है, वो वहां पर अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं अपनी कार को 5 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। तो उसको हम क्या कहेंगे वहां पर? ऑफर कहेंगे। व्हेन द अनदर पार्टी यानी बी, अनदर पार्टी कौन हो गया? बी। अनदर पार्टी एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय द पार्टी इज said to be accepted the offer, यानी जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या कहा जाएगा कि उसने उस ऑफर को क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है, हमने क्या कहा, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक वैलिड प्रॉमिस, यानी वो एक प्रॉमिस की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो ऑफर होगा वो कौन सा होना चाहिए? लॉफुल, यानी कार सेल आप कर सकते हैं बट किसी का मर्डर आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा इलीगल वेपन आप सेल नहीं कर सकते, और कोई भी ऐसी कार भी सेल नहीं कर सकते जो चुराई गई हो, यानी जिसको आपने चोरी करके सेल करना चाह रहे हो वो कार भी आप सेल नहीं कर सकते। यानी आप केवल और केवल कौन सा ऑफर कर सकते हैं? लॉफुल ऑफर कर सकते हैं। फिर क्या आता है? बीइंग साइलेंट टू द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना है। बीइंग साइलेंट टू द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस अंटिल द साइलेंस अमाउंट टू वर्ड्स इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी अगर आपने चुप्पी साधी, यानी अगर ए बी को ऑफर कर रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज, और बी कुछ नहीं बोल रहा, बी क्या है? साइलेंट है। अगर बी साइलेंट रहता है तो वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, यानी बी को बताना होगा कि या तो यस या नो। अब यहां पर अगर बी चुप है, इट मींस दैट कि वो क्या सोचेगा ये कि बी को परचेज नहीं करनी, तो वो किसी और को ऑफर कर सकता है, राइट। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हमने इनिशियली जब हमने ये क्लास स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सोशल या डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता है। जब आप लीगल ऑब्लिगेशन कब आएगा? जब आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। तो कैसे एंटर करेंगे? देखिए, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी जो भी पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है वहां क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी उन पार्टीज की लीगल इंटेंशन होनी चाहिए कि हम जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो हमें लॉफुली एनफोर्स करवाना है, ताकि जो भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो उसको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, राइट। इट शुड बी अटैच्ड बाय द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी अगर कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती है तो उसको क्या फेस करना होगा? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब आगे देखते हैं, सोशल एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी सच लीगल ऑब्लिगेशन, यानी आपके फादर या मदर ने आपसे जो प्रॉमिस किया था कि अगर आप क्लैट में टॉप करेंगे और आपको वो कार या बाइक दिलाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट होंगे, तो वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। इसी वजह से आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते, राइट। तो बेसिकली आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट। यानी एक एग्रीमेंट लॉफुली एनफोर्स होगा तभी जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
तो इसी तरीके से अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग बनाकर अगर समझना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी। हम यहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आपकी एग्जाम से गो थ्रू करवाएंगे और हमारा जो आपका साथ रहेगा वो एग्जाम क्रैक करने तक रहेगा, यानी हम आपको आपके ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तक पहुंचा कर रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको वो टास्क कंप्लीट करने जो आपको डेली दिए जाएंगे, और वो टास्क ऐसे भी नहीं होंगे कि आपको डेली 5 to 6 आवर तक आपको पढ़ाई करनी है, नहीं, सिंपल आपको एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाकर हम वो टास्क आपसे कंप्लीट करवाएंगे ताकि इंटरेस्टिंग वे में आप उस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए, राइट। सो आप अगर चाह रहे हैं लॉयर बनना, एडवोकेट बनना, जज एडवोकेट बनना, या फिर आपका कोई लीगल ऑफिसर बनने का ड्रीम है, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, राइट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी। यहां पर आपको फुल फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, 1-to-1 काउंसलिंग, एवरीथिंग इज देयर टू क्रैक द एग्जाम ऑफ क्लैट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ज्वाइन कर लीजिए पहुजा लॉ एकेडमी और अपनी प्रिपरेशन को तेजी से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। Subscribe for more content.